हम लोग आज राष्ट्रीय आय की बात करेंगे और राष्ट्रीय आय को व्यक्त करने में जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है वो है जीडीपी, जीएनपी, एनएनआई, जीबीए। इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग होता है। अक्सर आप जो समाचार पत्र हैं या पत्रिकाएं हैं उसमें जो आर्थिक लेख होता है उसमें हमें देखने को मिलता है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी है। जैसे मान लीजिए 2024 में बजट में बताया गया कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% है। तो ये जीडीपी है क्या, जीएनपी है क्या, और हम राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे, ये सारी बातें हम लोग आज करेंगे। इसके साथ ही आर्थिक समृद्धि की भी बात करेंगे। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दो शब्दावलियाँ हैं। आर्थिक समृद्धि का मतलब है कि हमारी आय में वृद्धि हो रही है। आर्थिक समृद्धि का सीधा सा मतलब है कि हमारी आय में वृद्धि हो रही है। लेकिन आर्थिक विकास इससे एक ब्रॉड कंसेप्ट है। आर्थिक विकास कहता है कि आपकी आय में वृद्धि के साथ साथ अगर देश के जनता के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है तब हम कहेंगे कि उस देश का आर्थिक विकास भी हो रहा है। अन्यथा यदि केवल आय बढ़ रही है, जनता के जीवन की गुणवत्ता में विकास में वृद्धि नहीं हो रही है, उसमें सुधार नहीं हो रहा है, तब हम ये कहेंगे कि हमारी सिर्फ आर्थिक समृद्धि हो रही है। लेकिन अगर आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आय वृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है, जीवन की गुणवत्ता को मापने के जो संकेतक हैं वो हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, हमारे जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका स्वरूप कैसा है, हमारे विकास, हमारी जो समृद्धि है उसमें जनता की समावेशिता कैसी है, ये सारे चर जो हैं वो आर्थिक विकास के चर हैं। तो अगर ये सब भी हो रहा है हमारी आय के बढ़ने के साथ साथ, तब हम कहेंगे कि हमारा आर्थिक विकास भी हो रहा है। आर्थिक विकास की बात हम लोग डिटेल बाद में करेंगे। अभी हम लोग आर्थिक समृद्धि की बात कर रहे हैं, यानी आय वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो आय है क्या, पहले इसको देखा जाए। तो ये जो शब्दावलियाँ हैं, इन शब्दावलियों के संदर्भ में ही, इन शब्दावलियों से ही आय को व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले इनका फुल फॉर्म देखा जाए। जीडीपी, जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनआई का मतलब है नेट नेशनल इनकम, इसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसी को राष्ट्रीय आय, एनएसओ इसी को राष्ट्रीय आय कहता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसी को राष्ट्रीय आय कहता है। एनएनआई को, इसको हम एनएनपी भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। जीबीए का मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी सकल मूल्यवर्धन। सकल मूल्यवर्धन, मूल्यवर्धन। अब जीडीपी की परिभाषा क्या है, इसको जब हम लोग परिभाषित करेंगे तो उसमें कुछ शब्दावलियाँ ऐसी आएंगी जिसकी व्याख्या आवश्यक ज़रूरी होगी, तभी हम लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष के अंदर किसी देश की आय को मापना है। तो सकल घरेलू उत्पाद कहता है कि अगर एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितने अंत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसके मौद्रिक मूल्य को ही हम जीडीपी कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। मतलब कि एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितनी अंत का मतलब है कि फाइनली जो प्रोडक्ट है, अंत वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है उसका मौद्रिक मूल्य ही उस देश का जीडीपी है। अब इसमें दो शब्दावलियाँ आई, एक तो अंत आया, अंत, दूसरा घरेलू सीमा, घरेलू सीमा। ठीक, तो इसको जब तक हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे तब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी। जीएनपी को भी देख लें। जीएनपी में कहा जा रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, कि एक देश के निवासियों द्वारा जो भी अंत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है उसका मौद्रिक मूल्य ही जीएनपी है। यहाँ निवासियों की बात की जा रही है, एक देश के सभी निवासियों द्वारा, एक देश के निवासियों द्वारा, वो घरेलू सीमा में हो या घरेलू सीमा से बाहर हो, कहीं भी हो, कहीं भी वो उत्पादन करे, बस निवासी होना चाहिए। यानी एक देश के निवासियों के द्वारा जो भी अंत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है उसका मौद्रिक मूल्य जीएनपी है। और जीडीपी क्या है कि एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत
जिसके द्वारा भी उत्पादन किया जा रहा है वो निवासी द्वारा किया जा रहा है, गैर निवासी द्वारा किया जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादन होना चाहिए। तो एक घरेलू सीमा के अंतर्गत जितनी अंत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी है। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से निवासी शब्द आया। ठीक। दूसरी बात कि मौद्रिक मूल्य, क्योंकि जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है या सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, भिन्न भिन्न किस्म की वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, वो एक इकाई नहीं है। जैसे मान लीजिए कपड़ा का उत्पादन हो रहा है, जूता का उत्पादन हो रहा है, चश्मा का उत्पादन हो रहा है, मोबाइल का उत्पादन हो रहा है, तो इनको हम आपस में कैसे जोड़ेंगे? 4 मोबाइल, 5 कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, इसको क्योंकि जोड़ने के लिए एक इकाई में चीज़ों को होना चाहिए, यूनिटेक होनी चाहिए। तो यूनिटेक करने का एक ही उपाय है कि इनको हम इनका मौद्रिक मूल्य रख लें कि मोबाइल 5000 की है, कपड़ा 2000 का है, जूता 4000 का है, तब हम इनको जोड़ पाएंगे। तो इसलिए इन उत्पादनों का मौद्रिक मूल्य लिया जाता है, तब उनको जोड़ा जाता है। ठीक। तो मौद्रिक मूल्य क्लियर। अब हम लोग अंत वस्तु, घरेलू सीमा और निवासी की बात करें। दरअसल जब उत्पादन होता है तो उत्पादन में कुछ इनपुट होता है, अंत में आउटपुट निकलता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरी आय, जैसे मैं मान लेता हूँ मैं किसान हूँ, मेरी आय कृषि उत्पादों से है। तो मान लीजिए 50 क्विंटल गेहूँ उत्पादित हुआ। इस 50 क्विंटल गेहूँ में से मैंने 30 क्विंटल गेहूँ सीधे बेच दिया 1000 क्विंटल में। 1000 पर क्विंटल के हिसाब से 30 क्विंटल गेहूँ हमने बेच दिया, 30,000 रुपये मिल गया। इसमें से 20 क्विंटल गेहूँ का क्या किया हमने, आटा बना लिया। आटा बनाया और इसे 1500 रुपया पर क्विंटल से बेचा। 20 क्विंटल गेहूँ का हमने आटा बनाया और उसे 1500 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से बेचा। 30 क्विंटल गेहूँ को हमने सीधे बेच दिया था 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। अब हमारी आय कितनी है? अब हम ये कहें कि 50 क्विंटल गेहूँ हमने उत्पादित किया, 1000 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से 50,000 रुपया हो गया। ऐसा भी हम कह सकते हैं। मान लीजिए ऐसा अगर कहते हैं तो फिर हमने आटा बनाया 20 क्विंटल गेहूँ का, 20 क्विंटल आटा हुआ, 1 क्विंटल को 1500 रुपये में बेच रहे हैं, यानी 30,000 रुपया हमें आटा से मिल गया। 30,000 हमें आटा से मिल गया। अब हम अपनी आय जोड़ दें तो ये कहेंगे कि हमारी आय 80,000 हो गई। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमने इस 20 क्विंटल को इसमें भी जोड़ा है और इस 20 क्विंटल को इसमें भी जोड़ा है, यानी दोहरी गणना हो रही है। एक ही चीज़ को हम 2 बार जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम, यहाँ जो है, यहाँ सिर्फ 30,000 रुपया हमें लेना है, जो कि हम इस 20,000 को भी यहाँ जोड़ दिए हैं, तो यहाँ हम 30,000 कर लेंगे। ठीक। अब गणना सही है। ये गेहूँ क्या है, 20 क्विंटल गेहूँ मध्यवर्ती वस्तु के रूप में यूज हुआ, ये इनपुट के रूप में यूज हुआ है। फाइनली अंत वस्तु क्या है? अंत वस्तु आटा है। इस आटा में इस गेहूं का मूल्य जुड़ा हुआ है। इस 1500 में इस 1000 रुपया गेहूं का मूल्य जुड़ा हुआ है। अगर हम उसको यहाँ भी जोड़ देते हैं तो गेहूं का, इस 20 क्विंटल गेहूं को 2 बार हम जोड़ेंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे फिर यहाँ जोड़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम अंत वस्तुओं को लेते हैं। जो मध्यवर्ती वस्तुएँ हैं, जो माध्यमिक वस्तुएँ हैं, उनको गणना में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको गणना में शामिल करने से दोहरी गणना हो जाएगी। ठीक। वस्तुएं कई प्रकार की होती हैं, इसकी बात हम लोग डिमांड एंड सप्लाई में करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी देखें तो वस्तु, अंत वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। अंत वस्तु में भी कई प्रकार की हैं, 2 प्रकार की, एक सामान्य वस्तु, एक सामान्य, एक जो है सामान्य या उपभोग वस्तु कह लें इसे, उपभोग वस्तु, एक पूंजीगत वस्तु। उपभोग में भी 2 प्रकार की हैं, एक सामान्य उपभोग वस्तु, एक टिकाऊ वस्तु। जैसे मान लीजिए कूलर है, फ्रिज है, ये सब टिकाऊ वस्तु है, तुरंत नहीं समाप्त होता है। उपभोग वस्तु जैसे आटा है, दाल है, तेल है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इसको हम तुरंत यूज कर लेते हैं। तो इसको हम गणना में नहीं लेंगे, मध्यवर्ती वस्तु को नहीं लेंगे, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु को अगर लेंगे तो दोहरी गणना हो जाएगी एक वस्तु की। ठीक। तो अंत वस्तु की बात हो गई। अब घरेलू सीमा। घरेलू सीमा किसी भी देश की एक भौगोलिक सीमा होती है, जो कि उसकी राजनीतिक सीमा होती है। तो ये घरेलू सीमा भौगोलिक सीमा नहीं है। भौगोलिक सीमा
नहीं है। आवश्यक नहीं कि घरेलू सीमा भौगोलिक सीमा के बराबर हो, ये कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। दरअसल जो हमारी भौगोलिक सीमा है उसमें हमारी भौगोलिक सीमा के अंदर कुछ विदेशी दूतावास भी हैं हमारे देश में, कुछ विदेशी मिलिट्री बेस भी हो सकते हैं। तो हम अपनी भौगोलिक सीमा में से उनको निकाल देंगे जो विदेशी अंतः क्षेत्र है, विदेशी अंतः क्षेत्र यानी जो टेरिटोरियल कॉन्क्लेव है उनको हम निकाल देंगे इसमें से, अपने भौगोलिक सीमा में से। साथ में इसमें क्या क्या है, दूतावास है, मिलिट्री बेस है, ये सब चीज़ें हैं। फिर और क्या निकालेंगे, हमें जो फ्री जोन आर्थिक क्षेत्र बनाया है उसको निकाल देंगे, फ्री जोन आर्थिक क्षेत्र को निकाल देंगे। जोड़ेंगे क्या इसमें, किसी दूसरे देश का दूतावास हमारे देश में है, हमारा भी दूतावास किसी दूसरे देश में है, तो वो हमारी घरेलू सीमा में माना जाएगा, तो उसको हम जोड़ देंगे। दूसरे देश में हमारे दूतावास, मिलिट्री बेस, ठीक, तो ये हमारी घरेलू सीमाएं माने जाएंगे। तो भौगोलिक सीमा में से इनको निकाल देंगे, इनको जोड़ देंगे, जो शेष होगा, जो बचेगा वही हमारा घरेलू सीमा है। यानी इस सीमा में जो भी उत्पादन होगा वो हमारे अपने निवासियों द्वारा होगा या गैर निवासियों द्वारा होगा, वो कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य हमारा जीडीपी कहलाएगा। जीडीपी का फुल फॉर्म है सकल घरेलू उत्पादन, यानी हमारी घरेलू सीमा में जो उत्पादन हो रहा है किसी के द्वारा भी किया जा रहा हो। अब निवासी की बात करें, निवासी का मतलब नागरिक से नहीं है, आवश्यक नहीं कि हमारा नागरिक हमारा निवासी भी हो। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 में निवासी की परिभाषा दी गई है, उसमें 2 शर्तें हैं निवासी की। एक तो जिस वित्तीय वर्ष में हम निवासी को देख रहे हैं उस वित्तीय वर्ष में अगर कोई व्यक्ति 182 दिन भारत में रहता है, अपने देश में रहता है और आर्थिक क्रियाकलाप करता है, तब वह हमारा निवासी माना जाएगा। मान लीजिए वो 182 दिन नहीं रहा किसी वित्तीय वर्ष में, तो हम पीछे के कुछ वर्षों को देखेंगे। इस वित्तीय वर्ष के पीछे के 4 वर्षों में अगर वह 365 दिन रहा है, 4 वर्षों में 365 दिन रहा है और इस वित्तीय वर्ष में वो 60 दिन रह रहा है, 2 शर्तें हैं, एक तो 182 दिन रहे मिनिमम तो निवासी होगा। अगर ये 182 दिन नहीं रहता है तो दूसरी शर्त क्या है कि जिस वित्तीय वर्ष में हम बात कर रहे हैं उसके पीछे के 4 वित्तीय वर्षों को देखेंगे। अगर उन 4 वर्षों में वह 365 दिन रहा है और इस वित्तीय वर्ष में 60 दिन रहा है, तब भी उसे हम निवासी कहेंगे। ठीक, अब दूसरी बात है कि कुछ निवासी उत्पादक इकाइयाँ भी होंगी जो कंपनियाँ हैं, जैसे कोई विदेशी कंपनी है अगर भारत में स्थापित है, भारत में कार्य कर रही है, भारत में उत्पादन कर रही है, तो क्या हम उसे निवासी उत्पादक मानेंगे कि नहीं मानेंगे। उसके लिए कहा गया है कि अगर उसका PEM, अगर किसी कंपनी का PEM यानी पॉइंट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ऐसा स्थान जहां कंपनी के आर्थिक और व्यापारिक निर्णय लिए जाते हैं, वो अगर भारत में है तब कंपनी भारत की निवासी उत्पादक इकाई मानी जाएगी। अगर वह भारत में नहीं है, किसी दूसरे देश में है, तो वह वहाँ की निवासी उत्पादक इकाई मानी जाएगी, भारत की निवासी उत्पादक इकाई नहीं मानी जाएगी, गैर निवासी उत्पादक इकाई मानी जाएगी। ठीक, तो इतनी चीज़ें मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग पुनः जीडीपी और जीएनपी देखें। जीडीपी में क्या कहा गया, जीडीपी में कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक घरेलू सीमा के अंतर्गत, तो घरेलू सीमा, सिर्फ घरेलू सीमा देखी जाएगी। इस घरेलू सीमा में जिसके द्वारा भी उत्पादन किया जाएगा, निवासी के द्वारा भी किया जाएगा और गैर निवासी के द्वारा भी, दोनों के द्वारा उत्पादन किया जाएगा। यहाँ निवासी गैर निवासी नहीं देखा जाएगा, यहाँ बस इतना देखा जाएगा कि घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है तो हमारा जीडीपी है, नहीं हो रहा है तो हमारा जीडीपी नहीं है। जीएनपी में कहा जा रहा है कि हमारे निवासियों द्वारा उत्पादन किया जा रहा है कि नहीं। अब हमारे निवासियों द्वारा उत्पादन घरेलू सीमा में किया जा रहा है या सीमा के बाहर किया जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। हमारे निवासी होने चाहिए, वो घरेलू सीमा में भी होंगे,
घरेलू सीमा में भी होंगे, सीमा में और बाहर भी, और इसके बाहर भी होंगे। तो घरेलू सीमा में भी हो सकते हैं, घरेलू सीमा के बाहर भी हो सकते हैं। ठीक, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब NSO, पहले इसका नाम CSO हुआ करता था। CSO और NSSO को मिलाकर 2019 में इसका नाम NSO किया गया। CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। NSO ने कहा कि 2015 से भारत में बेसिक कीमत, पहले साधन लागत पर चीज़ें निकाली जाती थी, GDP निकाली जाती थी। अब कहा गया कि अब इसकी जगह हम क्या निकालेंगे, बेसिक कीमत पर, बेसिक प्राइस पर चीज़ों को निकालेंगे। अब ये साधन लागत बेसिक कीमत क्या है, इसकी बात करेंगे हम लोग अभी। एक बात हम लोगों ने एक शब्दावली देखी थी, GVA, सकल मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन क्या है कि मूल्य में वृद्धि। जैसे हमने 20 क्विंटल गेहूं को अभी लिया था, उससे हमने 20 क्विंटल आटा बनाया, यानी 20,000 का गेहूं लिया और उससे 30,000 का आटा बनाया, तो हमारा मूल्यवर्धन कितना हुआ, 10,000 रुपया हुआ। 20,000 को हमने 30,000 कर दिया। तो प्रत्येक उत्पादक इकाई यही करती है, इनपुट लेती है, जो साधन लगाती है उससे ज़्यादा का उत्पादन करती है। ठीक, तो उसमें वो सारी चीज़ें उनकी सम्मिलित होती है, उसका लाभ भी उसमें शामिल होता है, उनके जो इनपुट हैं उनके मूल्य भी उनमें शामिल होते हैं। ठीक, तो मूल्यवर्धन है कि जितना हमने लागत लगाया है उससे ज़्यादा हमें मिल जाए। तो GVA मूल्यवर्धन का मतलब वही जो हमने 20 क्विंटल गेहूँ लेके 20,000 को 30,000 में बनाया, वही हमारा मूल्यवर्धन है। अब इस GVA को कैसे निकाला जाए, पूरे देश की जितनी उत्पादक इकाइयाँ हैं उन सब का मूल्यवर्धन निकाल लिया जाए तो पूरे देश का मूल्यवर्धन निकल जाएगा। वही मूल्यवर्धन में, उसी मूल्यवर्धन में हम उत्पाद कर को जोड़ देंगे और उत्पाद सब्सिडी को घटा देंगे, वही हमारा GDP होगा। यानी जो हमारा GVA है, GVA बेसिक कीमत पर हम जब निकालेंगे तो GVA का मतलब है कि जो उत्पादन या मूल्यवर्धन को पहले देखना। मूल्यवर्धन को अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, उत्पादन की कीमत माइनस साधन लागत का मूल्य या साधनों का मूल्य। ठीक, साधनों का मूल्य, ये हमारा मूल्यवर्धन हो गया। अब इस मूल्यवर्धन GVA को हमें बेसिक कीमत पर निकालना है, बेसिक प्राइस पर निकालना है। बेसिक प्राइस पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें बेसिक प्राइस का मतलब है कि जो उत्पादक को जितना मिल रहा है। बेसिक प्राइस का सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई उत्पादक, मान लीजिए एक उत्पादक घड़ी बना रहा है, तो वो घड़ी आपको 2,000 रुपये में दे रहा है, क्रेता उसे 2,000 में खरीद रहा है, तो इस 2,000 में सरकार का टैक्स भी है, सब्सिडी भी इसमें शामिल है, सब कुछ शामिल है। उत्पादक को कितना मिल रहा है, उत्पादक को इस 2,000 में से जितना मिलेगा वही उसकी बेसिक कीमत है, उसका लाभ वगैरह सब उसमें है। ठीक, तो बेसिक कीमत क्या है, बेसिक कीमत है कि उत्पादक को जो मिले, उत्पादक को जितना मिले मूल्य, जितना मूल्य मिलता है, मूल्य मिलेगा, वही उसकी बेसिक कीमत है। अब इस बेसिक कीमत को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बेसिक कीमत को हम लोग निकालेंगे GVA बेसिक कीमत, बेसिक प्राइस, जो मूल्य है वस्तु का मूल्य, जितना आपने जितना क्रेता ने जितने में खरीदा है, इसमें हम क्या कर देंगे, घटा देंगे उत्पाद कर प्लस उत्पाद सब्सिडी, और इसमें जोड़ देंगे क्या, उत्पादन कर माइनस उत्पादन सब्सिडी। ये हमारा GVA बेसिक प्राइस होगा किसी भी उत्पाद का।
अब जीबीए जो बेसिक प्राइस है, जीबीए बेसिक प्राइस जो है, इसमें हम उत्पाद निवल उत्पाद कर, अभी उत्पाद कर उत्पादन कर की बात बताते हैं, निवल उत्पाद कर को जोड़ देंगे, यही हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस पे मिल जाएगा। यही हमारा मार्केट प्राइस पे जीडीपी है। मार्केट प्राइस पे क्या है? स्थिर मूल्य पे, जो हमने आधार वर्ष माना है। जैसे इस समय भारत में वर्तमान आधार वर्ष क्या है? 2011-12। तो हम चीज़ों को 2011-12 के स्तर पर मापते हैं। ये चालू मूल्य नहीं है, चालू बाजार मूल्य नहीं है, आज की कीमत नहीं है, बल्कि 2011-12 के हिसाब से, उसके हिसाब से ये कीमत है। तो स्थिर मूल्य पर, स्थिर बाजार मूल्य पर ये जीडीपी मार्केट प्राइस पर मिल जाएगा, जीबीए बेसिक प्लस निवल उत्पाद कर। अब ये उत्पाद कर उत्पादन कर क्या है? दरअसल उत्पादन कर जो है, यह उत्पादन कर जब वस्तु उत्पादित की जाती है तो उस समय जो कंपनी उत्पादित करती है या जो इकाई उत्पादित कर रही है, उसे, जैसे मान लीजिए एक किसान फसल उत्पादित कर रहा है, उसकी आय है उससे, तो उसे भू राजस्व देना होता है। तो इसमें भू राजस्व शामिल है। भू राजस्व कंपनी को यह है, उसे रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ता है, पंजीकरण शुल्क है, पंजीकरण शुल्क है। तो ये सारे शुल्क उत्पादन कर है। उत्पाद कर क्या है? जब उत्पादन हो गया, उत्पादन करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। जब उत्पादन हो गया उसके बाद उत्पाद कर लगता है। उत्पाद कर में क्या है? जैसे बिक्री कर, जैसे जीएसटी है, मान लीजिए बिक्री कर, जीएसटी, आयकर, आयकर कर है, ये जो है आयात कर या निर्यात कर, ये सारे उत्पाद कर। तो जीबीए में क्या शामिल है? उत्पादन कर शामिल है, उत्पादन सब्सिडी घटाई गई है इसमें। अब जीबीए में हम निवल उत्पाद कर, ये जो परोक्ष कर है, इनको अगर हम जोड़ देते हैं, निवल का मतलब है कि जितना हमारा उत्पाद कर है उसमें से हम सब्सिडी घटा दें। निवल उत्पाद कर का मतलब है, निवल उत्पाद कर का मतलब है कि उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी। उत्पाद सब्सिडी, सरकार विभिन्न उत्पादों पर सब्सिडी भी देती है, तो सब्सिडी किसके पास जाता है? ग्राहक के पास जाता है। तो उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी, यही निवल उत्पाद कर है। तो जीबीए बेसिक प्राइस में हम निवल उत्पाद कर को जोड़ देंगे तो वही हमारा जीडीपी एमपी मिल जाएगा। ठीक। अब मापने के तरीके कितने हैं? आय को मापने के, राष्ट्रीय आय को मापने के 3 तरीके हैं। एक तो उत्पाद विधि, एक है उत्पाद विधि, दूसरी है आय विधि, तीसरी है व्यय विधि। तो इन दोनों विधियों के संदर्भ में एनएसओ जीबीए की बात करता है। इन दोनों के संदर्भ में जीबीए की बात करता है, इसके संदर्भ में वो जीबीए की बात नहीं करता है। इसके संदर्भ में एनएसओ जीबीए की बात नहीं करता है। ये जो बेसिक प्राइस की बात की गई, पहले साधन लागत की बात की जाती थी 2015 के पहले, 2015 से बेसिक कीमत की जो बात की जाने लगी। अब साधन लागत और बेसिक कीमत को भी देख लिया जाए। साधन लागत जो बेसिक कीमत है, बेसिक कीमत में क्या क्या शामिल है? बेसिक कीमत में हमने शामिल किया है उत्पाद निवल उत्पादन कर को। तो अगर हम बेसिक कीमत में से जीबीए बेसिक प्राइस में से निवल उत्पादन कर को घटा दें, उत्पादन कर को घटा दें, तो यही जीबीए फैक्टर कॉस्ट साधन लागत पे मिल जाएगा। इसमें बेसिक प्राइस में उत्पादन कर जुड़ा हुआ है, निवल उत्पादन कर, उसको अगर हम घटा दें तो हमारा जीबीए फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत मिल जाएगा। पहले हम इस पे मापते थे, अब इस पे हम नहीं माप रहे हैं, अब इस पे माप रहे हैं। ठीक। अब जीबीए बेसिक प्राइस पे काउंट किया जा रहा है सब कुछ। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 1993 से इस प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना लिया गया था। यूनाइटेड स्टेट का जो नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम है, उस अकाउंटिंग सिस्टम में बेसिक कीमत को अपनाया गया है। इसलिए
हम अपने माप को भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार करने के लिए इस बेसिक कीमत को अपनाए हैं। ठीक, अब जो ये उत्पाद विधि है, उत्पाद विधि में जितना भी उत्पादन हो रहा है, जितनी इकाइयाँ उत्पादन कर रही हैं उनका मूल्यवर्धन सबका जोड़ लेंगे और उसमें हम मूल्यवर्धन किस पे निकालेंगे, जीबीए निकालेंगे बेसिक प्राइस पे, और उसमें फिर हम निवल उत्पाद कर जोड़ देंगे, वो हमारा जीडीपी उत्पाद विधि से मिल जाएगा। ठीक, आय विधि से जो जीडीपी मिलेगी, इसके लिए जो फार्मूला है आय विधि से, अब देखिए जो उत्पादन हो रहा है देश में, जो भी उत्पादन हो रहा है वो कहीं इकट्ठा तो है नहीं, वो कुछ किसी न किसी के पास जा रहा है, उसकी आय के रूप में जा रहा है। तो हम अगर कुल आयों को भी जोड़ लें तो भी हमारा राष्ट्रीय आय पता लग जाएगा। और व्यय भी हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई उसे ले रहा है, खरीद रहा है, उत्पादन होके एक जगह तो रखा नहीं गया है। हो सकता है कुछ स्टॉक बच जाए, लेकिन कुछ ही बचेगा, पूरा स्टॉक तो बचेगा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं कोई ले रहा है। तो कोई जितने लोग व्यय कर रहे हैं उन सारे व्ययों को जोड़ दिया जाए तो भी हमारा राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। तो इसलिए 3 विधियाँ, एक तो हम उत्पाद को ही काउंट कर लें, या फिर उत्पाद जो वितरित किए जा रहे हैं, जिनके पास जा रहे हैं, उस आय को हम काउंट कर लें, या जो लोग ले रहे हैं उत्पादों को उनके व्यय को काउंट कर लें। तो ये तीनों विधियों से हमें राष्ट्रीय आय मिल जाएगा। तो आय विधि से जो उत्पादन मिल रहा है तो उसमें किसके पास जा रहा है, पहला कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, इनके वेतन, नियोक्ता द्वारा जो इनके भविष्य निधि में अंशदान किया जाता है, बोनस, इनके भत्ते, ये सारी चीज़ें इसमें है पहला। दूसरा परिचालन आधिक्य, ऑपरेशनल सरप्लस, परिचालन आधिक्य। अब परिचालन आधिक्य में क्या है, लाभ है, ब्याज है, लगान है, ये सब परिचालन आधिक्य के हिस्से हैं। ठीक, फिर पूंजी उपभोग। ठीक, इसके बाद अब इसमें हम निवल उत्पादन कर जोड़ दें, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है जीबीए बेसिक प्राइस। ठीक, ये हमारा जीबीए बेसिक प्राइस है। अगर इसमें हम इस जीबीए बेसिक प्राइस में हम जोड़ दें निवल उत्पाद कर, ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा जीडीपी एमपी मार्केट प्राइस पे। ठीक, इन चार को हम जोड़ेंगे तो हमारा जीबीए बेसिक प्राइस मिलेगा आय विधि से। फिर जीबीए बेसिक प्राइस में हम निवल उत्पाद कर को जोड़ देंगे, तब हमारा जीडीपी एमपी मिल जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। उत्पादन कर क्लियर हो गया है, उत्पादन कर क्लियर हो गया होगा तो ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो ये तो आय विधि हो गई। अब व्यय विधि से कैसे निकालेंगे, व्यय विधि से हम चीज़ों को इस तरह से निकालते हैं कि जो निजी उपभोग है, जो लोगों ने व्यय किया हुआ है, उपभोग पर जो व्यय किया हुआ है, जो सरकार ने उपभोग पर व्यय किया हुआ है, जो स्टॉक हमारा बचा हुआ है, जो व्यय नहीं हो पाया, जो नहीं खरीदा जा चुका है, वो बचा हुआ है, तो वो भी तो उस वर्ष का राष्ट्रीय आय ही है। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पिछले वर्ष का स्टॉक बचा होता है। मान लीजिए कोई कंपनी के गोदाम में 100 कारें खड़ी हैं, इस वर्ष 100 कारें उस गोदाम में खड़ी हैं, उसमें से 5 कारें पिछले वर्ष की हैं, तो 5 कारों को मिला के 100 कारें उसके गोदाम में खड़ी हैं, तो 100 कारें इसी वर्ष नहीं उत्पादित की गई। 5 कार पिछले वर्ष के राष्ट्रीय आय में जुड़ चुकी है, तो उसको हम इस वर्ष के राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे, इस वर्ष के उस कंपनी के आय में नहीं जोड़ेंगे। इस वर्ष के कंपनी के आय में कितने जोड़ेंगे, सिर्फ 95। तो हो सकता है स्टॉक बच जाए तो उस स्टॉक को भी हम शामिल कर लेते हैं। तो व्यय विधि से जो है निजी उपभोग व्यय प्लस सरकारी उपभोग व्यय प्लस निवेश, जो पूंजी निवेश होगा, प्लस बचा स्टॉक प्लस
हमारा जो निवल निर्यात है, निवल निर्यात, निवल निर्यात का मतलब हम निर्यात में से आयात को घटा देंगे तो हमारा निवल निर्यात मिल जाएगा। इतनी चीज़ें हमारी। अब इसको जो है एनएसओ कहता है कि ये सीधे सीधे जीडीपी एमपी है, यहाँ पे वो जीबीए की बात नहीं करते हैं, इसको कहते हैं सीधे सीधे जीडीपी एमपी है। ठीक, अब हम लोग जीडीपी एमपी तो देख लिए, अब इस डी को एन कैसे बना दिया जाए। जो डी आ रहा है बीच बीच में इसको हमको एन बनाना है, जैसे जीडीपी। ठीक, यहाँ है जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इस डी को हम क्या करें कि एन बदल जाए। अब इसकी परिभाषा को देखें, अपने आप बदल जाएगा। परिभाषा क्या कहती है कि एक घरेलू सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या है, निवासियों और गैर निवासियों, निवासी और गैर निवासी, गैर निवासियों द्वारा जो भी अंत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है वो हमारा जीडीपी है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे निवासियों द्वारा जो भी उत्पादन किया जाएगा वो हमारा जीएनपी होगा। तो यहाँ पे हमारे इतने निवासी हैं, कुछ निवासी हमारे बाहर भी कार्य कर रहे हैं, किसी दूसरे देश में, मान लीजिए ये निवासी यहाँ पे हमारे कार्य कर रहे हैं। तो इन दोनों को हम लेके आएंगे एक साथ, तब हमारा वो जीएनपी मिल जाएगा, तब हमारा वो जीएनपी मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि विदेशों से जो हमें निवल आय प्राप्त हो रही है, विदेशों से हमें जो निवल आय, क्योंकि विदेशों से हमारे कुछ लोग बाहर काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, हमारे निवासी जो बाहर काम कर रहे हैं वो 1000 रुपया कमाए, और हमारे घरेलू सीमा में जो गैर निवासी कार्य कर रहे हैं मान लीजिए वो 500 रुपया का उत्पादन कर रहे हैं, तो हमारा निवल विदेशी प्राप्ति कितनी हुई, 1000 में से 500 हम घटा देंगे, इनको हम बाहर करेंगे, इनको अंदर करेंगे। तो जीडीपी में से अगर हम इनको निकाल दें गैर निवासियों को और इनको जोड़ दें तो जीडीपी में से हमें क्या करना है, इनको निकाल देना है क्योंकि हमें जीएनपी बनाना है। तो जीडीपी में से इनको गैर निवासियों को निकाल दें, गैर निवासी आय जो है इनके द्वारा जो आय उत्पादित की गई है इनको निकाल दें और जोड़ दें किसको, विदेशों में हमारे निवासियों द्वारा जो उत्पादन है, हमारे निवासियों द्वारा जो उत्पादन किया गया है उसको जोड़ दें। ठीक, इन दोनों को हम कह रहे हैं कि निवल विदेशी प्राप्ति, निवल विदेशी प्राप्ति। ठीक ठीक, तो हम कहेंगे क्या कि जीडीपी माइनस निवल विदेशी प्राप्ति बराबर जीएनपी। ठीक, क्योंकि हमें गैर निवासियों को जीडीपी में से निकाल देना है और अपने जो निवासी बाहर हैं उनको जोड़ लेना है। तो हमारे बाहर के निवासी जो बाहर काम कर रहे हैं वो 1000 रुपया मान लीजिए उत्पादित किए और यहाँ के जो गैर निवासी हैं 500 उत्पादित किए, तो कुल निवल उत्पादन कितना हुआ, 1000 में से 500 घटा देंगे 500, तो वही हमें निवल यहाँ इसमें से जीडीपी में से निवल घटाना नहीं है, जोड़ना है, निवल जोड़ देंगे। ठीक, तो हमारा ये जीएनपी मिल जाएगा। इसमें हम जीडीपी में निवल विदेशी प्राप्ति को जोड़ देंगे तो हमारा जीएनपी मिल जाएगा। अब इस जी को हम एन कैसे बनाएं, अब इस जी को एन कैसे बनाया जाए, ये जो हमारा जी है, क्योंकि जो जीडीपी है, अब हम इसको एनडीपी कैसे बनाएं। जो पूंजी उपभोग जो हम कर रहे थे, पूंजी उपभोग हमने देखा था, जो आय विधि से हम लोग जो उत्पादित निकाल रहे थे उसमें हमने देखा कि कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, उसके बाद हमने परिचालन आदि के लिया, फिर पूंजी उपभोग लिया। तो जीडीपी में पूंजी उपभोग, जीडीपी एमपी की बात हो रही है, तो जीडीपी एमपी में पूंजी उपभोग पहले से है। तो अगर हम इस जीडीपी एमपी में से पूंजी ह्रास को निकाल दें, पूंजी ह्रास को निकाल दें तो यही हमारा
NDP हो जाएगा, MP मार्केट प्राइस पे। पूंजी ह्रास उसमें है पहले से, क्योंकि जो भी हम, जैसे मान लीजिए कोई मशीन, कोई उत्पादक यूज कर रहा है, मान लीजिए एक किसान ट्रैक्टर यूज कर रहा है, एक ट्रैक्टर की आयु कितनी मानी जाती है, मान लीजिए 15 वर्ष मानी गई। अगर वह 7.5 लाख में ट्रैक्टर लिया है, 15 वर्ष उसकी आयु है, यानी हर वर्ष 50,000 रुपया उसमें से घिस रहा है, हर वर्ष 50,000 रुपये का ह्रास हो रहा है उसमें से, तो वही पूंजी ह्रास है। GDP में से हम पूंजी ह्रास को निकाल देंगे तो हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा, NDP मिल जाएगा। इसको हम GNP में भी वही करेंगे, GNP में से भी पूंजी ह्रास को घटा देंगे तो हमारा NNP मिल जाएगा, ठीक। और यही NNP हमारा NNI है, NNI है, यही हमारा राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय है। ये किस पे है, मार्केट प्राइस पे है, ठीक। अब हम लोग ये देखें कि साधन लागत, ऊपर से हम लोग शुरू करें, साधन लागत पर GVA। अब इसमें हम जोड़ दें क्या, निवल उत्पादन कर, उत्पादन कर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, GVA बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस। अब इसमें हम जोड़ दें निवल उत्पाद कर, निवल उत्पाद कर इसमें जोड़ दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा ये बन जाएगा GDP मार्केट प्राइस, ठीक। अब इस GDP MP में हम जोड़ दें क्या, निवल विदेशी प्राप्ति, विदेशी प्राप्ति, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा GNP मार्केट प्राइस, ठीक। इसमें से हम घटा दें पूंजी ह्रास, पूंजी ह्रास, तो ये क्या बन जाएगा, NNP MP, ठीक। अब इसका उल्टा भी करें, NNP MP में हम जोड़ दें क्या, NNP MP में हम जोड़ दें पूंजी ह्रास, पूंजी ह्रास, तो हमें क्या मिलेगा, GNP। GNP में से हम क्या करें, घटा दें क्या, निवल विदेशी प्राप्ति, विदेशी प्राप्ति अगर घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, GDP MP। और GDP MP में से हम घटा दें क्या, निवल उत्पाद कर, निवल उत्पाद कर, तो हमें क्या मिल जाएगा, GVA बेसिक प्राइस। और GVA बेसिक प्राइस में से हम घटा दें निवल उत्पाद कर, निवल उत्पादन कर, उत्पादन कर, उत्पादन कर, तो हमें मिल जाएगा साधन लागत पर GVA, ठीक। तो इस पूरे फार्मूले से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक। हमें ग्रॉस से नेट करने के लिए पूंजी ह्रास को निकाल देना होगा, ग्रॉस से घटा देना होगा पूंजी ह्रास को, और D को N बनाने के लिए हमें निवल विदेशी प्राप्ति D में जोड़ देनी होगी, तब हमारा नेट डोमेस्टिक से नेशनल हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसमें इतनी चीज़ें हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति एयर इंडिया से 20,000 रुपया खर्च करके अमेरिका गया, भारतीय कोई निवासी 20,000 रुपया खर्च करके एयर इंडिया से गया है, एयर इंडिया से गया है, ठीक। अब ये 20,000 रुपया किसको मिला, एयर इंडिया को मिला। ये क्या है, ये भारत की निवासी उत्पादक इकाई है, तो ये भारत के GNP में आएगा, ठीक। अब अमेरिका गया, अमेरिका में उसने क्या किया कि यहाँ एक लेक्चर दिया, 2-4 लेक्चर यूनिवर्सिटियों में घूम के दिया, और उससे उसे 15,000 रुपया मिला। हमारा निवासी है, उसे 15,000 रुपया मिला, तो वो 15,000 किस में काउंट किया जाएगा, हमारा निवासी है, तो हमारा निवासी किस में काउंट होगा, हमारी GNP में काउंट होगा। अब मान लीजिए वहीं वो बीमार पड़ गया,
और उसने एक अमेरिकी अस्पताल में अपना इलाज कराया और उसमें 10,000 रुपये उसे लगा। यह अमेरिकी अस्पताल कहाँ है? अमेरिका में है, अमेरिका के घरेलू सीमा में है, तो अमेरिका के जीडीपी में काउंट होगा वो। ठीक, अमेरिका के वो जीडीपी में काउंट होगा क्योंकि उसकी घरेलू सीमा में है। और फिर वो अमेरिकी विमान से 20,000 रुपया देकर भारत आता है। तो यह विमान किसका? अमेरिकी विमान है, यानी अमेरिका की निवासी उत्पादक इकाई है, तो वो अमेरिका के जीएनपी में काउंट होगा। ठीक, तो इस तरह से हम चीज़ों को कहाँ का निवासी है, कहाँ की घरेलू सीमा में काम कर रहा है, इस हिसाब से हम उसे जीडीपी और जीएनपी में रख सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि अमेरिकी दूतावास है, अमेरिकी दूतावास भारत में है, भारत में एक अमेरिकी दूतावास है। इस अमेरिकी दूतावास में अमेरिकी निवासी भी कार्य कर रहे हैं, अमेरिकी निवासी कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ से जो भी उत्पादन होगा, और मान लीजिए भारतीय निवासी भी इसमें कार्य कर रहे हैं, कुछ वर्कर भारतीय निवासी भी। ठीक, तो इस दूतावास से जो भी आय होगी, यह दूतावास क्या है, किसकी घरेलू सीमा में है? यह दूतावास अमेरिकी घरेलू सीमा में माना जाएगा, तो उसकी जीडीपी में जाएगा वो, और ये उनके अमेरिका के निवासी हैं। ठीक, घरेलू सीमा उनकी है, निवासी उनकी है, तो उनके जीडीपी और जीएनपी दोनों में शामिल होगा। और जो भारतीय निवासी इसमें कार्य कर रहे हैं, तो हमारा घरेलू क्षेत्र तो है नहीं, तो भारतीय निवासियों द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, जितना पैसा उत्पादित किया जा रहा है, वो हमारी किस में शामिल होगी? क्योंकि हमारे निवासी हैं लेकिन हमारा घरेलू सीमा नहीं है, तो हमारी जीएनपी में आ जाएगा। इनका वाला हिस्सा हमारी जीएनपी में आ जाएगा, इनका वाला हिस्सा अमेरिकी जीएनपी में जाएगा, ये अमेरिकी जीडीपी में जाएगा। ठीक, क्लियर? अब कुछ चीज़ें जिसको कि राष्ट्रीय आय के मापन में किन किन चीज़ों को नहीं शामिल किया जाता है, वो थोड़ा सा और महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो वित्तीय सौदे हैं, जैसे शेयर है, ऋण पत्र है, हमने कोई शेयर खरीदा, तो हमारे पास जो पैसा आया है खरीदने का, वो पैसा तो हमारी राष्ट्रीय आय में काउंट हो चुका है। और फिर हम कहें कि हम, मान लीजिए हमारे पास आमदनी हुई, हम 10,000 रुपया में मिला, हम उसमें से 5,000 का कुछ खरीद लें। अब हमें कहें कि 10,000 मिला, 5,000 खरीदे, 15,000 आमदनी हो गई, ऐसा नहीं है। तो शेयर पत्र, ऋण पत्र, ये जो शेयर ऋण पत्र जो लिए जाते हैं, ये राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं होते हैं। इसी प्रकार पूंजीगत लाभ, अगर इस वर्ष आपकी कोई पूंजी है, उस पर आपने कुछ लाभ मिला, कुछ ब्याज मिला, वो काउंट नहीं होगा क्योंकि वो राष्ट्रीय आय में वो पूंजी पहले ही काउंट हो चुकी है। ठीक, विदेशी उपहार, विदेशों से कोई उपहार मिला तो वो भी काउंट नहीं होगा, वो हमारा उत्पादन नहीं है। तीसरा, परिवार या गृहस्थ द्वारा अगर अपने खाली समय में अपने बगीचे में सब्जी उत्पादन कर रहा है, तो वो राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक, हस्तांतरित आय, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, ये सब काउंट नहीं होता है, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन जो पैसा आपको मिल रहा है, सरकार जो दे रही है, जो पैसा सरकार के पास है, वो तो राष्ट्रीय आय में काउंट हो चुका है। वो पैसा उत्पादित नहीं हो रहा है, एक हाथ से दूसरे हाथ में सिर्फ जा रहा है। ठीक, तो वो काउंट नहीं होगा। सेवानिवृत्ति पेंशन नहीं काउंट होगा, क्योंकि जिस वर्ष आपने सेवा किया था, उस सेवा वर्ष का प्रतिफल ही है वो सेवानिवृत्ति, उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में वो काउंट हो चुका है। लेकिन जो भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान करता है, उसको जो है राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। रॉयल्टी को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी होटल में सब्जी जो आ रही है या अन्य जो खाद्य वस्तुएं आ रही हैं, तो उसको, क्योंकि वो मध्यवर्ती वस्तु है, उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। लॉटरी पर प्राप्त इनाम, उसको भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। स्वउपभोग के लिए किया गया व्यय या उत्पादन, ये राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। ब्रोकर्स कमीशन, शेयर हम खरीद रहे हैं, वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, लेकिन ब्रोकर्स जो कमीशन ले रहा है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। ठीक, क्योंकि वो पैसा उत्पादित हो रहा है। दूसरा, कंपनी का लाभांश, कंपनी अपना लाभांश एक कंपनी से दूसरे कंपनी को दे रही है,
तो वो हस्तांतरित आय हो गया, एक ही पैसा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो नहीं होगा। लेकिन कंपनी जो लाभांश उसको मिल रहा है पहली मरतबा, वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। संसद सदस्यों का को जो भत्ता मिलता है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। कंपनियां अपने कर्मचारियों को जो भत्ता देती हैं, बोनस देती हैं, वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। ठीक, तो ये राष्ट्रीय आय में शामिल होने वाली चीज़ें हैं। अब राष्ट्रीय आय के विषय में हम लोग अन्य जो चीज़ें हैं कि राष्ट्रीय आय को भारत में कैसे काउंट किया जाता है, भारत के जो 3 सेक्टर हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनमें से किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम लोग फिर किसी दिन करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। ठीक।